Hello everyone and welcome to another episode of आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर जो हमने सीरीज चालू की है, इसमें हमारी कोशिश रहती है ऐसे लोगों को आपके सामने लाने की जिन्होंने अपने दम पर एक मुकाम हासिल किया है। उसी सिलसिले को आज आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ नवी मुंबई से दामिनी वर्मा हैं। दामिनी is the founder of Damini Arts. She's a trainer. She trains people in mandala art, in painting and many other things. कैसी रही है दामिनी की जर्नी, क्या रहा, क्या क्या उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस करी, आइए खुद जानते हैं दामिनी से। दामिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाय राघव, थैंक यू सो मच। तो दामिनी, पहले थोड़ा सा आप हमें अपने बारे में बताइए। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, आई एम दामिनी और मैं मुंबई से हूँ। बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई बेसिकली। और वैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। लाइक माय पेरेंट्स दे बिलोंग टू हरियाणा, लेकिन मैं यहीं पे पैदा हुई हूँ, यहीं पे पली बड़ी हूँ। तो आई एम अ प्रॉपर मुंबई का, यू कैन से। और मेरे पेरेंट्स जो है वो हरियाणा से बेसिकली। तो वो आ गए थे अपने यंग एज में यहाँ पे अपना करियर सेट करने, अपनी लाइफ सेट करने। बस वो यहाँ आए और बस यही सेटल हो गए। तो बस हम यही हैं मुंबई में ही। जब आपने अपने करियर की शुरुआत करी बॉम्बे में, आपने अपने एजुकेशन पूरी की, उसके बाद आपने अपने करियर की शुरुआत करी, तो कैसा रहा था आपका शुरुआती करियर? लाइक मैंने 12th स्टैंडर्ड तक मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मुझे करना क्या है लाइफ में। मैंने नहीं सोचा था। और तब मेरे पापा जी को लगा कि मैं आर्ट फील्ड में बहुत अच्छा कुछ कर सकती हूँ। एंड ही फेल्ट कि यू नो आई शुड गो डू समथिंग इन आर्ट फील्ड। एंड एट दैट टाइम आई मेड माई माइंड कि मुझे फाइन आर्ट्स करना चाहिए, आर्टिस्ट बनना चाहिए या इस फील्ड में कुछ करना चाहिए। एंड इसलिए उस वजह से मैंने फाइन आर्ट्स ज्वाइन किया। मैंने अपना ग्रेजुएशन यही मुंबई में एसएनडीटी यूनिवर्सिटी में किया, अपना ग्रेजुएशन खत्म किया। बट कहीं ना कहीं एक एक क्वेश्चन था दिमाग में कि एज एन आर्टिस्ट विल आई बी एबल टू सर्वाइव, हो पाएगा, कुछ कर पाऊंगी मैं? और ये दिमाग में हमेशा से था। इसलिए मैंने एनिमेशन कोर्स भी किया। तो आई यूज्ड टू वर्क एज अ आर्टिस्ट ऑल्सो, एनिमेटर ऑल्सो, एज अ ग्राफिक डिजाइनर ऑल्सो। तो मैंने काफी कुछ इस फील्ड से ही रिलेटेड, लेकिन काफी कुछ डिफरेंट चीजें की। और तब जाके अब फाइनली मुझे पता है कि मुझे अब फाइनली मैं क्या करना चाहती हूँ और मुझे कहाँ जाना। दामिनी, क्रिएटिव फील्ड की अगर बात करें तो अक्सर कंफ्यूजन रहता है। जितने लोग, जिनको मैं भी जानता हूं जो क्रिएटिव हैं भी, कहीं ना कहीं उनके माइंड में कंफ्यूजन होता है कि क्रिएटिविटी अगर है तो क्या हम लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाएंगे। और इस क्वेश्चन ये जो माइंड में चल रहा होता है बार बार, इस वजह से लोग कई बार क्या होता है कि दूसरी चीजों को ऑप्ट करने लगते हैं, दूसरी फील्ड को ऑप्ट कर लेते हैं और कहीं ना कहीं उनकी क्रिएटिविटी जो है ना वो साइड में रखी रह जाती है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे सबसे बड़ा रोल अगर कोई प्ले करता है डीमोटिवेट करने का अगर आर्टिस्ट को, तो वो है अपनी सोसाइटी। सोसाइटी आपको पहले ही बता देती है कि एज एन आर्टिस्ट आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है। तो पहली बात तो मैं मुझे ऐसा लगता है, मुझे काफी डिमोटिवेशन मिला है। मुझे काफी लोगों ने कहा है कि अच्छा ठीक है, तुम आर्टिस्ट हो, तुम पेंटिंग करती हो, लेकिन कमाती कैसे हो? लाइक तुम अपनी फैमिली कैसे चलाओगी? हाउ विल यू सर्वाइव? और ये बात उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता था कि मैं एज एन आर्टिस्ट ही सर्वाइव कर रही हूँ और शायद मैं हमेशा करती रहूंगी। अब उसमें कोई डाउट मुझे तो नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी को अपना माइंडसेट पहले तो बदलना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर कोई आर्टिस्ट है जो ये सोचता है कि उसे उसके अंदर एक क्रिएटिविटी है, वो इस किसी फील्ड में कुछ कर सकता है या कर सकती है, तो उसे बस कर देना चाहिए। आई फील एक ट्राई तो बनता है, कोशिश तो डेफिनेटली करनी चाहिए। एक ट्राई कीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए वेदर यू वांट टू स्टिक टू इट और यू वांट टू स्विच योर प्रोफेशन। सिर्फ पैसा, ठीक है, मैं मानती हूँ कि फाइनेंशियली स्टेबल होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट इफ यू रियली लव समथिंग, आपको लगता है कि आप सच में किसी चीज से बहुत प्यार करते हो, अपने पैशन से बहुत ज्यादा आपको लगाव है, तो just run behind your dream and see what your dreams gives you back. I believe in that. I totally believe in that. Don't listen to the society. बस आप अपने मन की सुनो और शुरू हो जाओ, कर लो और वो हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि
पहले सोसाइटी को बदलना थोड़ा मुश्किल है, तो खुद को बदल लो, खुद को अपने तरफ कर लो और अपने लिए लड़ लो। दैट्स व्हाट आई फील। जी, आपने बात करी कि आपने एनिमेशन सीखा, आपने कई सारी चीजें ट्राई करी एंड फाइनली आपको पता चला कि आपको क्या करना है। तो हाँ जी, शुरुआत में हाँ जी। आपने बताया कि आपने जॉब करी थी, थोड़ा सा बताना चाहेंगे किस तरह की वो कंपनी थी, क्या जॉब थी आपकी? जॉब मैं कर रही हूँ 2012 से मैं जॉब कर रही हूँ, और मैंने अलग अलग कंपनीज में जॉब की है। कुछ कंपनीज सोशल मीडिया बेस्ड कंपनी थी, कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसीज थी, फिर कुछ आईटी कंपनी के लिए मैंने सोशल मीडिया हैंडल किया कुछ टाइम के लिए। फिर लास्ट 4 इयर्स से मैं म्यूजियम में जॉब कर रही थी, CSMVS म्यूजियम मुंबई में। वहाँ एज अ ग्राफिक डिजाइनर में थी 4 साल से, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ अच्छा था। और बस दिमाग में कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अगर जॉब कर रही हूँ तो मैं किसके लिए कर रही हूँ, मैं किसका फायदा कर रही हूँ, मैं खुद के लिए कुछ कर रही हूँ या नहीं। मतलब मैं एम आई ओनली डूइंग इट फॉर द कंपनी, और एम आई डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ। तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन हमेशा चलता रहता था कि मैं अपने लिए, खुद के लिए, अपने करियर को स्टेबल रखने के लिए मैं इसमें क्या कर रही हूँ, मेरा कंट्रीब्यूशन कहाँ है। तो वो सवाल बहुत ज्यादा 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 आने की वजह से मुझे लगता है कि शायद मेरा जवाब मुझे अब फाइनली मिला है, एंड आई हैड टू लीव द जॉब फाइनली। आई वाज नॉट मेड टू डू अ जॉब, 9 to 5 जॉब। तो वो एक बात थी बस। सो एज यू सेड, यू बने नहीं थे जॉब के लिए, आप बने किसी और चीज के लिए थे। तो कैसे ये दिमाग में आया कि मुझे अब ये काम छोड़ देना है, ये नौकरी छोड़ देनी है, अब मुझे अपना खुद का काम स्टार्ट करना है, अब मुझे आत्मनिर्भर बनना है? ये कैसे आया आपके माइंड में? ये दरअसल ये जब से मैंने जॉब करनी शुरू की थी और उसको एक्सपीरियंस करना शुरू किया था, एक्चुअली तो तब से ही मेरे दिमाग में ये बात आ गई थी कि जॉब शायद फ्यूचर में मैं नहीं करना चाहूंगी या मुझे नहीं करना है। बट आई वॉज नॉट रेडी फॉर इट, क्योंकि मैं स्टेबल नहीं थी, मैं फिनेंशियली बोलेंगे या मेंटली मैं प्रिपेयर नहीं थी खुद के लिए कुछ करने के लिए, मैं तैयार नहीं थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, एक टाइम था जब मेरी बहन को मुझे एक गिफ्ट देना था। तो वो गिफ्ट देने के लिए मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं उसे ऐसा क्या एक्सक्लूसिव और क्या डिफरेंट दूं, और इमिडिएटली मेरे दिमाग में आया कि व्हाई नॉट अ टी शर्ट विद माय डिजाइन ऑन इट। क्योंकि मैं विद जॉब हमेशा से पेंटिंग की प्रैक्टिस तो कर ही रही थी, स्केचिंग मैं करती ही रहती थी। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं अपनी बहन को एक टी शर्ट गिफ्ट करती हूँ अपने खुद के डिजाइन की, एंड शी विल बी वेरी हैप्पी फॉर दैट। मैंने वो टी शर्ट प्रिंट कराई, उसे गिफ्ट की, शी वॉज वेरी हैप्पी, शी शोड इट टू हर फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स ने बहुत अप्रिशिएट किया, मेरे फ्रेंड्स ने बहुत अप्रिशिएट किया। और वहां से मुझे दिमाग में आया कि इट्स सच अ वंडरफुल गिफ्ट, इट्स अ गुड प्रेजेंट इफ यू वांट टू गिव इट टू समबडी। और वहां से वो स्ट्राइक हो गया दिमाग में ना कि अच्छा, तो ये है ना, ये मैं कर सकती हूँ क्या। एक वो बात दिमाग में उस वक्त बैठ गई, आ गई कि ये है, ये मैं कर सकती हूँ। चलो, एक मैंने उस पर सोचना शुरू किया उस वक्त, उस टाइम। और सोचते सोचते एक टाइम आया, लाइक लास्ट 2 इयर्स से मैं दामिनी आर्ट्स मैंने शुरू किया है। 2018 में जनवरी में दामिनी आर्ट्स स्टार्ट हुआ, और बस उस वक्त ठान लिया कि नहीं, नाउ आई थिंक इट्स अ टाइम टू गिव इट अ ट्राई। और विद जॉब मैंने ये अपना पार्ट टाइम दामिनी आर्ट्स जो है वो शुरू कर दिया, बिना सोचे समझे। बस एक था दिमाग में और शुरू करना था, और मैंने कर दिया बस। तो दामिनी आर्ट्स जो आपका वेंचर है, आपने शुरू किया जब आप जॉब कर रही थी, साथ साथ हाँ आप जी, हाँ दामिनी जी। आर्ट्स भी कर रही थी, तो कैसे आप बैलेंस कर हाँ, पा रही थी? क्या डिफिकल्ट होता था जॉब के टाइम पे और चीजों को देखना? बहुत किस तरह से मैनेज होता था? क्या वो फेज डिफिकल्ट था? बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था एक्चुअली, क्योंकि उन दिनों ना मैं प्रिंटेड का ही सिर्फ काम कर रही थी। टी शर्ट पे मैं डिजाइन प्रिंट करती थी और उसको मैं बेचती थी। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मैं वो सिर्फ वीकेंड पे कर सकती थी, क्योंकि वीकडे में मुझे जॉब पे जाना होता था। फिर कई बार मुझे मुझे एक्चुअली बहुत क्विक रिस्पांस मिला, मुझे बहुत जल्दी ऑर्डर्स आने लगे। जैसे ही मैंने कंपनी स्टार्ट की, मुझे आई थिंक मुझे जब पहले मंथ में मुझे 14 to 20 ऑर्डर्स मेरे हाथ में थे। तो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि किसी को गिफ्ट करना है, कोई बोल रहा है इमरजेंसी है, तो उस हिसाब से उसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था पहली बार।
दूसरा ये होता था कि डिजाइन्स रेडी करने होते थे, क्योंकि कस्टमाइज ऑर्डर्स भी मैं लेने लग गई थी। तो मैं क्या करती थी कि जॉब के बाद जब मैं घर पहुंचती थी 9 to 9:30, घर पहुंचने के बाद मैं रात में बैठ के काम करती थी। रात में बैठ के मैं डिजाइन रेडी करती थी, सब कुछ सेटअप करती थी, फिर प्रिंटर को भेजना डिजाइन। और मेरा जो प्रिंटर है वो मेरे घर से 3 घंटा दूरी पे रहते थे। उनका शॉप 3 घंटा मुझे ट्रैवल करना होता था। और प्रिंटर को ढूंढना भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था। वो टाइम बहुत ही स्ट्रगल वाला था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं टी शर्ट मैंने शुरू कर दिया, मैंने लोगों को अपना डिजाइन दिखा दिया, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मैं इसे प्रिंट कहाँ कराऊंगी, मैं टी शर्ट कहाँ से खरीदने चाहिए मुझे बल्क में। कोई प्लानिंग नहीं थी, मैंने क्यों शुरू कर दिया, बस दिमाग में आया और शुरू कर दिया। उसके बाद जो मैं लगी हूँ काम पे, फिर मैंने प्रिंटर को खोजा है, ढूंढा है। और मैं मलाड जाती थी, ऑल ओवर फ्रॉम नवी मुंबई टू मलाड में हर हफ्ते ट्रैवल करती थी टी शर्ट्स प्रिंट कराने के लिए। कभी इमरजेंसी ऑर्डर होता था तो मैं ऑफिस के बाद भागती थी और प्रिंट करा के वापस घर आती थी। रात को देर रात 11-12 बज जाता था घर आते आते। तो ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था कि मैं कैसे मैनेज करूंगी। और कई बार तो मम्मी पापा भी बोल देते थे कि एक चीज पे फोकस कर लो अब तो। लेकिन नहीं, क्योंकि उस वक्त मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थी, तो मैं नहीं डिसाइड कर पा रही थी कि मैं जॉब छोड़ के अब इसको करूंगी। नहीं, तो मैंने कहा नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी पार्ट टाइम। और मेरा ये जॉब भी, मुझे इस जॉब की भी जरूरत है और मुझे अपने दामिनी आर्ट्स की भी जरूरत है। तो बस ऐसे ही भाग रही थी मैं। 1 साल तो मैं भागी हूँ, बहुत ही ज्यादा भागी हूँ। मुझे पता है मैंने कैसे उस टाइम को निकाला है। और बट आज बहुत खुश हूँ कि वो स्ट्रगल देखने की वजह से भी कुछ सीखा है, काफी कुछ समझा है इस फील्ड के बारे में, अपने कंपनी के बारे में, अपने बारे में खुद। मैं कहाँ हूँ वो। तो स्ट्रगल तो था, डेफिनेटली था, बहुत ज्यादा। की तरफ से तो फुल सपोर्ट था। अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होता ना, ये नहीं हो पाता। तो मुझे ऐसा लगता है दामिनी आर्ट्स अगर आज जहाँ पे भी है, लाइक थोड़ा भी अगर वो सक्सेसफुल है, तो ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ माई फैमिली, माई पेरेंट्स, माई सिस्टर, ओनली बिकॉज ऑफ माई फैमिली। उनकी वजह से ही हो रहा है, वरना नहीं हो पाता, नहीं होता। ओके दामिनी, अगर यूरेका मोमेंट की बात करें तो सबके लाइफ में एक यूरेका मोमेंट आता है जब लगता है कि बस अब और नहीं। तो आपके लाइफ में ये यूरेका मोमेंट कब आया था? जॉब में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ इशू हो गए थे, बट तो उस वजह से आई हैड टू गिव अ ब्रेक। एक जॉब, मतलब मुझे कंपनी से ये कहा गया था कि ब्रेक लेना है, कोई ऐसा निकाला गया नहीं था या ऐसा कुछ सीन नहीं था। इट वाज अ ब्रेक काइंड ऑफ अ थिंग। बट आई टोटली टुक इट एज आई लॉस्ट एवरीथिंग, आई लॉस्ट माय जॉब। मैंने उसको उस तरीके से लिया। कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा भी थी अपनी लाइफ से कि क्या हो रहा है, ये अचानक से क्या हो गया। और कहीं ना कहीं वो सपोर्ट देख के बहुत ज्यादा ओवरवेल्म भी हो गई थी, बहुत ज्यादा खुश भी हो गई थी मैं। और मैंने ये डिसाइड किया कि बस अब अब चाहे कोई कुछ भी कर ले, मुझे तो ये करना है और मैं करके ही दिखाऊंगी अब तक को ये। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद लोगों को मुझ पे, या किसी को भी शायद, मुझे ऐसा लग रहा था कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ, या नोबडी सपोर्टिंग मी। मुझे पता नहीं क्यों अचानक लगने लगा कि यू नो पीपल आउटसाइड आर नॉट सपोर्टिंग मी, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है। और मैं उस गुस्से में थी और मैंने बस डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब छोड़ना है, मतलब छोड़ना है। अब दामिनी आर्ट्स चलेगा, दामिनी आर्ट्स अच्छा होगा और सब कुछ सही होगा। आपने बताया कि एक समय था लाइफ में आपको क्लैरिटी नहीं थी और आप ढूंढ रही थी, समझ रही थी किस तरह क्या करना है। कि उम्र लगभग क्या रही होगी जब आप की ये जॉब छूटी थी एंड देन आपने फाइनली ये लीप ऑफ फेथ लिया? देखिए, अभी मैं 33 ईयर ओल्ड हूँ। हाँ, तो अगर जॉब छूटी तो मैं तब, उसको 1 साल ही हुआ है जॉब को छूटे, देखा जाए तो मैं 31, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। तो मैं 32 की एज में मैंने नौकरी छोड़ी है और 32 की एज में डिसाइड किया है कि अच्छा अब मुझे ये करना है। तो मैं आज क्लियर हूँ इस उम्र में। चलो, मैं आज 33 क्रॉस कर रही हूँ और इस उम्र में मैं अगर ये डिसाइड कर रही हूँ कि मैं लाइफ में क्या करूंगी या मेरा करियर कहाँ होगा, मैंने अब कंपनी शुरू की है या जो भी है, ये देखा जाए तो ये अच्छा है। और ये मेरे पेरेंट्स की वजह से, क्योंकि उन्होंने बचपन में या 10th-12th में मुझे कभी गाइड ऐसे प्रेशराइज नहीं किया कि तुम यही करोगी, तुम वही करोगी, नहीं। तो आई अप्रिशिएट
my parents for this कि they never forced me to do something which they felt is good for me and it's not good for me. समझ रहे हो? तो दामिनी आर्ट्स पे आए, प्रिंटेड टी शर्ट से चालू किया था, अब आप हैंडमेड टी शर्ट बना रही हैं, तो ये कैसे हुआ? नॉर्मली हम देखते हैं जो नॉर्मली टी शर्ट चलती हैं वो प्रिंटेड टी शर्ट्स होती हैं, तो ये एक्सक्लूसिव हैंडमेड टी शर्ट्स के कैसा आइडिया आपके दिमाग में आया कि ये करना चाहिए मुझे? हाँ, तो मैं प्रिंटिंग तो मैं कर ही रही थी, बट ना मैं मुझे ना कुछ रियलिस्टिक चाहिए था खुद के लिए। मैं ढूंढ रही थी कि मेरी टी शर्ट अगर मैं पहनूं तो वो मुझे बहुत अपने से करीब लगे, या कुछ ऐसा उस पे हो जो मुझे बहुत पसंद हो, मैं अपने लिए बनाना चाहती। एंड आई लव नेचर अ लॉट। मुझे लीव्स बहुत पसंद है, मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो लीव्स उठाती हूँ, या मुझे मुझे उन्हें देखना पसंद है। आई लव दैट शेप, आई लव दैट प्रेजेंस, वो लीफ का जो होता है वो। तो मैंने अपने लिए एक टी शर्ट बनाई जिसमें मैंने फैब्रिक कलर्स यूज करके मैंने लीफ प्रिंट, और मेरा ये भी था कि सिर्फ लीफ ड्रॉ नहीं करना है, वो एग्जैक्टली उसका प्रिंट आना चाहिए टी शर्ट पे। तो वो पॉसिबल तब है जब मैं उसको खुद अपने हाथों से बनाऊं। तो मैंने वो बनाया, और पहले मैंने वो बनाया, वो पहना, फिर अपनी सिस्टर के लिए बनाया। तो मैंने क्या किया कि वो मैंने पिक्चर्स क्लिक किया और मैंने ऑनलाइन उसको पोस्ट कर दिया, एंड आई स्टार्टेड गेटिंग सो मेनी ऑर्डर्स। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि लोगों को ये इतना अच्छा लगा, और लोगों ने मुझे मेरे लिए भी एक, मेरे लिए भी एक, मेरे लिए भी एक करके, और मुझे कम से कम आई थिंक पहली बार में मुझे 25 to 30 ऑर्डर्स आ गए थे 2 दिन के अंदर अंदर। और आई वाज शॉक, मैं बोला अरे ये क्या हो गया। तो उसके बाद से फिर वो टी शर्ट मैंने बेची। उसके बाद उन्हीं लोगों ने मुझे कहा कि तुम कस्टमाइज बना दोगी हैंड पेंटेड। मैंने कहा हाँ बना दूंगी। फिर मैंने हैंड पेंटिंग कर करके लोगों को देना शुरू किया, साथ में प्रिंटिंग चल ही रहा था। फिर मैंने क्या किया, मुझे लगा कि मुझे देखना है कि ड्यूरेबिलिटी किसकी है, प्रिंट ज्यादा टिकेगा या हैंड पेंट ज्यादा टिकेगा, वो मुझे देखना था। क्योंकि मुझे कस्टमर्स को क्वालिटी वाइज कुछ बहुत अच्छा देना था, ताकि वो याद रखें कि हाँ ये दामिनी से खरीदा हो। वो एक दिमाग में था मेरे। तो मैंने क्या किया कि एक प्रिंटेड टी शर्ट ली और एक हैंड पेंट टी शर्ट ली, दोनों को रोज एक दिन छोड़ के पहनना, एवरीडे वॉश करना, उनको इक्वली वॉश करके मैंने चेक किया कि ड्यूरेबल कौन सा है। तो हैंड पेंटेड वाज फ्रेश, हैंड पेंटेड वाज कलर फेड नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, इट वाज नाइस ऑल द टाइम। बट प्रिंट का क्या हो रहा था कि थोड़ा थोड़ा फेड होके जा रहा है। तो आई थॉट कि प्रिंटिंग अब चलो बंद कर देते हैं, हैंड पेंटिंग गिव्स यू दैट फ्रेशनेस फॉर एवर, वो हमेशा अच्छा रह रहा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और दैट्स हाउ आई डिसाइडेड कि चलो अभी प्रिंटिंग को क्विट करने का टाइम आ गया। आपको ये जर्नी तय करते हुए करीबन 3-4 साल हो चुके हैं, कई सारी खट्टी मीठी यादें रही होंगी, तो मैं चाहूंगा एक खट्टी और एक मीठी जो आपकी याद रही हो वो आप हमसे शेयर करें। मीठी याद पहले बता दूं, वो जी मुझे बिल्कुल। झट से याद आ गई। तो ये हुआ था जब मैंने ये बिजनेस ना शुरू किया था, जब मैंने सबको भेज दिया था और मैं जॉब कर रही थी ऑफिस म्यूजियम में उस वक्त। तो मेरे जो कलीग्स जो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, तो उन सब ने मुझे अचानक ऑर्डर्स दिए थे। तो वो एक बहुत ही मैं रोने लग गई थी एक्चुअली, मुझे बहुत बहुत सपोर्टिंग फील हुआ अचानक से। तो वो बहुत ही मीठी याद है, जब मैंने शुरू किया दे गेव मी बल्क में, मतलब मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए करके, दे गेव मी ऑर्डर्स वेरी जेन्युइनली, मुझे सिर्फ खुश नहीं करने के लिए, टू सपोर्ट मी फर्स्ट थिंग, और दूसरी बात दे वांटेड टू शो मी कि हाउ मच वी अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क, हाउ मच वी अप्रिशिएट यू फॉर डूइंग दिस, एंड दामिनी यू कैन डू इट, ऐसा। तो वो बहुत ही, वो पल बहुत अच्छा था मेरे लिए जब वो हुआ। तो आई थिंक वो मैं वो भूलूंगी नहीं, वो मुझे हमेशा याद रहेगा, वो सपोर्ट, वो प्यार मैं नहीं भूलूंगी कभी नहीं। और खट्टी याद, तो एक चीज मैं बोलूंगी कि जब मैंने अपना पहला फर्स्ट ऑर्डर वाज डिस्पैच्ड ऑन 5th जनवरी, मुझे अच्छे से याद है, एक फ्रेंड का बर्थडे था। एक फ्रेंड ने एक दूसरे फ्रेंड के लिए ऑर्डर लिया था, 5th जन को बर्थडे था, और 5th जन को ही मैंने दामिनी आर्ट्स का बर्थडे रखा है, उसी वजह से, क्योंकि वो उस दिन डिस्पैच हुआ था पहला ऑर्डर। तो वो पहले ऑर्डर के लिए प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मुझे प्रिंटर उस वक्त नहीं मिल रहा था, एंड आई वाज रनिंग अराउंड यहाँ वहाँ। तो मेरी 3 से 4 टी शर्ट मैंने अलग अलग प्रिंटर्स को दी थी, और वो खराब हो गई थी लिटरली।
वो कुछ भी प्रिंट हुआ था, कुछ टेढ़ा हो गया था या खराब हो गया था, क्वालिटी लो थी, बहुत कुछ गड़बड़ हो गया था उसमें। एंड मैं रोई जाऊं, मैं बहुत रोई कि क्या हो रहा है, पहला ऑर्डर नहीं कर दे पा रही हूँ, मैं कैसे करूँ इसको। मैं बहुत रोई एंड द गर्ल हु गेव मी द ऑर्डर शी वाज लाइक काम डाउन, मैं आई अंडरस्टैंड, यू हैव टाइम एंड यू हैव टू गिव दिस टू मी, तुमको करना ही पड़ेगा ये, बट कैसे करना है तुम डिसाइड करो। मैं रोई जाऊं उसके बाद बहुत ही मुश्किल से मुझे एक और लास्ट एक प्रिंटर मिला और मैं भगवान से प्रे कर रही थी कि ये एक सही निकले और हो जाए। और उस प्रिंटर के पास मैं पहले गई, मैंने वो टी शर्ट उनको दिया, वो भी दूर रहते थे, गई उनको दिया, वापस आई, कॉल किया उनको, फोन नहीं उठा रहे थे। और अगले दिन बर्थडे था और पहले दिन तक मेरा ये सब चल रहा था। और फिर शाम को 6 बजे जब वो लेने आ रही थी वो लड़की टी शर्ट पहला, तो मैं भाग भाग के प्रिंटर में गई और मैं भाग भाग के उसको मैंने पैक भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, और भाग के मैं टी शर्ट लाई और मैंने एक रैप किया, एक न्यूज पेपर पे उसको रैप किया, क्योंकि मुझे वो रैप करके अच्छे से देना था। न्यूज पेपर में रैप किया एंड आई जस्ट, शी वॉज वेटिंग फॉर मी, ओके, वो वेट कर रही थी एंड आई केम रनिंग एंड आई जस्ट, वो मैंने पकड़ा दिया और बोला कि ये मेरा पहला ऑर्डर तुम्हारे लिए हो गया है। एंड शी वाज वेरी हैप्पी। और तो वो पहला ऑर्डर बहुत, तो वो एक खट्टा, मैं बोलूंगी नहीं, मैं सीखा है उससे, तो मैं बिल्कुल। उसको बुरी तरीके से नहीं देखती हूँ यार। अब पूरी दुनिया डिजिटल मीडिया पे आ रही है, ऑनलाइन चीजें शुरू कर रही हैं, तो ये जो ऑनलाइन शिफ्ट रहा आपके लिए वो कैसा रहा? जब मेरे वर्कशॉप्स प्लान थे, काफी मुझे पार्टिसिपेंट्स मिल चुके थे, एवरीथिंग वाज प्लान, मैं सबको मैसेजेस कर रही थी, सी यू ऑन दैट डे, ये सब चल रहा था। और अचानक से मुझे एक मैसेज आया कि मैम आई वोंट बी एबल टू अटेंड इट बिकॉज ऑफ कोरोना, पेरेंट्स मना कर रहे बाहर निकलने से घर से। एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है, कोई बात नहीं, स्टे सेफ, कोई जरूरत नहीं आने की। धीरे धीरे मुझे और मैसेजेस आने लगे एंड आई वाज लाइक अच्छा, तो ये सीरियस हो रहा है मैटर। और मुझे सारे वर्कशॉप कैंसिल करने पड़े। मेरे कुछ आई थिंक 3 या 4 वर्कशॉप्स थे जो प्लान हो चुके थे, सबका पैसा आ चुका था, एवरीथिंग वाज डन एंड वो कैंसिल हो गए, चारों के चारों मुझे कैंसिल करने पड़े। ऑब्वियसली सेफ्टी पहले है, हेल्थ पहले है, कैंसिल कर दिए और सबका रिफंड भी कर दिया। और फिर से वही बैंकरप्ट सब खत्म, क्या करे अब, एकदम परेशान से हो गई थी मैं। ऑनलाइन वर्कशॉप था तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि मैं कर पाऊंगी, या उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा था कि हो पाएगा ऑनलाइन ऐसा। तभी अचानक मुझे मैसेज पॉपअप हुआ, कुछ कोरोना शुरू होकर कुछ 15-20 दिन हो गए थे और मुझे एक मैसेज आया कि आप ऑनलाइन वर्कशॉप क्यों नहीं ले रहे हो, हमें सीखना है आपसे, आप कितना अच्छा, आपकी पेंटिंग बहुत इंस्पायर करती हैं, व्हाई डोंट यू टेक ऑनलाइन वर्कशॉप्स एंड हेल्प अस टू ग्रो एंड हेल्प अस टू लर्न फ्रॉम यू। वही फिर अचानक से मैंने बोला चलो क्लास शुरू करते हैं, कैसे करना है, प्लान किया, बैठी, मैंने पेपर लिया बड़ा वाला, उस पर सब चीजें नोट की कि मुझे क्या क्या करना है, मुझे प्रोफेशनली इसको कैसे करना चाहिए, क्या चीजें लगेंगी, कैसे होगा, सब मैंने डिसाइड किया पूरी तरीके से। और पहला वर्कशॉप भी अनाउंस कर दिया बस उसी दिन, जिस दिन ये लड़की का मैसेज आया उसी दिन रात तक मेरा सारा काम हो चुका था, एवरीथिंग वाज डन। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई अनाउंस कि वर्कशॉप और मंडला। और मुझे याद है मेरा पहला वर्कशॉप हुआ था 10 अप्रैल को, हाँ याद है मुझे अच्छे से वो दिन, 10 अप्रैल को मेरा पहला ऑनलाइन वर्कशॉप हुआ था मंडला आर्ट का। एंड आई गॉट समथिंग 37 स्टूडेंट्स, और लाइक ओ 37 स्टूडेंट्स, माय गॉड, बहुत बहुत बड़ा रिस्पॉन्स था। इतनी देर से जब से दामिनी मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, मैंने ये देखा है कि आपके अंदर एक नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है। नेवर गिव अप। इतनी सारी चीजें हुई, इतने सारे प्रॉब्लम्स आए, टी शर्ट नहीं प्रिंट हो रही, कोविड आ गया, सारी चीजें हो रही हैं, जॉब में ऐसा हो गया, बट मुझे करना है, मुझे करना है। तो ये जो पैशन है, ये जो आग है आपके अंदर, ये कहाँ से आती है? तो पहली बात तो मैं इस चीज में बिलीव ही नहीं करती हूँ कि मेरी किस्मत खराब है, ठीक है, तो मैं किस्मत जो है उस पर मैं ज्यादा बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि किस्मत जैसा कुछ नहीं है। और दूसरा, मुझे खुद पे और अपने काम पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, मुझे हार्ड वर्क पे मैं बहुत ज्यादा बिलीव, मैं 2010 से जो मैंने स्केचिंग करनी शुरू की, मैं आज तक रोज लिटरली रोज कुछ ना कुछ जरूर ड्रॉ करती हूँ, कुछ भी हो मैं रोज करती हूँ नियम से, कंसिस्टेंसी मैंने छोड़ी ही नहीं है।
क्योंकि वो प्यार मेरे काम के लिए जो है वो जाता ही नहीं है अंदर से, वो है ही, चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यार, अब ऐसा लगता है कि दामिनी आज के लिए है ना, होने तो प्रॉब्लम, आने तो प्रॉब्लम, प्यार भी तो उतना ही करती हूँ ना उस कंपनी से, अपनी कंपनी से। वो मेरे लिए सब कुछ है तो उसके लिए तो करना पड़ेगा। को दो 2010 से प्रिपेयर करना शुरू किया था बिना ये सोचे कि इसका रिजल्ट कब मिलेगा। मुझे ये था कि चलो 50 साल की उम्र में अगर मुझे उसका रिजल्ट मिलता है ना, आई हैव नो प्रॉब्लम। मैं बिना उसका रिजल्ट मिले मर भी जाऊँ ना अगर, आई हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं करना नहीं छोड़ू। तो मुझे ये कि किस्मत विस्मत नहीं कुछ होती, मैं लगी रहूंगी, मैं इसके पीछे तब तक डंडा मारती रहूंगी, तब तक ये मेरा नहीं सक्सेसफुल होता है। इसलिए मैंने जॉब्स की, बहुत सारे अलग अलग लोगों से मिली, फ्रीलांस काम किया, धक्के खाए मैंने, खूब खूब धक्के खाए मैंने 10 सालों में। लेकिन मुझे रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैंने वो सब कुछ किया अपने आप को एक आर्टिस्ट के रूप में देखने के लिए। वो हार्डवर्क मुझे खुद को आर्टिस्ट बनाने के लिए था, वो प्रिपरेशन था, वो तैयारी थी आज के दिन के लिए, दामिनी आर्ट्स के लिए वो तैयारी थी, और वो तैयारी में लगी हुई थी। तो इसीलिए मैं, और भी अगर किसी को मैं बोलूँ तो मैं यही बोलूँ कि अरे यार मेरी किस्मत खराब है, नहीं, ये बोलना ही नहीं आपको। आपने सोचा है ना करना है, आप कर लोगे, कर लो, बस कर लोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एटीट्यूड मैंने रखा है हमेशा, और यही है अंदर, और वो रहेगा हमेशा, मरते तक रहेगा। फ्यूचर प्लान्स की अगर बात करें, आगे काम क्या हो पाएगा, तो दामिनी आगे आपके क्या प्लान्स है, किस तरह आप इसे एक्सपैंड करना चाहती हैं, दामिनी आर्ट्स को आप कहाँ देखती हैं? मैं पहली बात तो खुद का अपना एक मेरा स्टूडियो, मैं नहीं चाहती हूँ कि हाँ कंपनी फटा ना हो, करोड़ों में हो, लाखों में हो, और वो में हो, वो सब प्लान्स नहीं है। मेरा प्लान ये है कि हर बच्चा जो आर्टिस्ट बनना चाहता है वो आर्टिस्ट बने। चाहे वो नहीं, अगर बड़ी बड़ी फीस भर के इंस्टीट्यूट में सीख सकता है तो वो मैं सिखा दूंगी, मेरे पास आ जाओ यार, मैं सिखा दूंगी। मैं चाहती हूँ कि दामिनी आर्ट्स इतना पॉपुलर और इतना इतना अच्छा करे लाइफ में कि फिर मुझे सोचना ना पड़े किसी के लिए। अगर मैं कोई किसी ऐसे बच्चों को सिखाऊं जहाँ पे doesn't matter how much, how much I am getting, financially I don't want to be dependent on that thing. मेरा, मैं चाहती हूँ कि ये मेंटालिटी लोगों के दिमाग से निकल जाए कि एज एन आर्टिस्ट आप सरवाइव नहीं कर सकते हो। नहीं, हम करेंगे, हम सब मिलके करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि बस यही मेरा फ्यूचर प्लान है। मैं यही चाहती हूँ कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूँ, आर्टिस्टों के लिए कुछ कर सकूँ जो नहीं कर पाते खुद, वैसे वो प्लान है। कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूंगा आपसे, कई सारे ऐसे हैं जो आपको देख रहे हैं जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, हाँ, तो क्या मैसेज आप उन्हें देना चाहेंगे? मैं उनसे बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो और अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है आर्टिस्ट के लिए। मैं, क्योंकि प्रैक्टिस बोलते हैं जिसको, कि एवरी डे प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। मैं अभी एज अ टीचर अगर बात करूं तो मैं ये बोलूंगी कि प्रैक्टिस करते रहो। मैं ये ना, मेरे हर वर्कशॉप की एंड लाइन यही होती है, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप पेंटिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको सरवाइव करना है इस फील्ड में ना, तो आपको यही नहीं सोचना है कि इससे कितना कमा लोगे या कितना पैसा मिलेगा, या वो सब शुरू में नहीं सोचना है। उसको सोचो ही मत, पहले सीखो, पहले अपने आप को बोलते हैं ना, अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करो। पहले आप प्रैक्टिस इतनी करो कि आप पहले खुद के काम को देख के सेटिस्फाई होना सीखो, उसके बाद जाके आप उसको प्रोफेशनली लो, या जो भी आप सोच रहे हो वो करो शुरू से ही। और आजकल मैंने ये एक और चीज मैंने नोटिस की है ना, कि जो यंग आर्टिस्ट है ना, वो बहुत क्विक आर्ट बनाते हैं, लाइक रैंडमली कुछ भी बनाया, they'll post it and they'll be like I made this, ये वो। It's not bad, मैं मना नहीं कर रही, but I think give time to your work, give time to yourself, स्टडी देखो कि आप क्या और कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ कॉपिंग और इंस्टेड ऑफ मेकिंग क्विक एंड इजी आर्ट। why don't you give it time and try to make something of your own, अपना एक वो बनाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जो मुझे नए आर्टिस्ट में जो प्रॉब्लम नजर आ रही है वो है कि उनको जल्दी सीखना है, कि नहीं मुझे नहीं आ रहा है, मुझे सिखा दो बस। एक वो एटीट्यूड नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। और दूसरा है कि आप कॉपी बहुत हो रहा है, मैंने देखा है। आर्ट वर्क उठा लेते हैं किसी का भी और कॉपी कर देते हैं। ठीक है,
कोई बात नहीं, होता है, ये स्टेज से भी लोग गुजरते हैं, फाइन, लेकिन छोड़ दो उसको। अब जल्दी सीखना नहीं होता है, कोई भी आर्ट फॉर्म आप 1 या 2 दिन में नहीं सीख सकते, उसको टाइम चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए ही चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। आप करो, आप उसको टाइम दो, डेफिनेटली आप कर लोगे, तो फिर वो होगा, डेफिनेटली होगा। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, जो भी अपकमिंग आर्टिस्ट आ रहे हैं, बस आप कंसिस्टेंट रहो अपने काम पे और लगे रहो, बस। बहुत बहुत शुक्रिया दामिनी जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू राघव, मैं even I feel that you gave me this opportunity to speak, मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए एक्चुअली, कि आपने मुझे इनवाइट किया, आपने मुझसे बातें की, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा कि आपने सुना मुझे और अच्छा लगा कि मैं अपने जो मैं सोचती हूँ और जो मैं अपनी एक्सपीरियंस से जो मैं बातें अक्सर लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ, मैं आज बोल पाई हूँ। तो थैंक्स टू यू, for inviting me. Thank you for giving me this chance to speak. Thank you so much. जैसे आपका पैशन है ड्रॉ करना, स्केच करना, थोड़ा बहुत स्केचिंग कर लेता हूँ, बट हाँ मेरा पैशन है लोगों से बात करना, तो मुझे इसका ये काफी इंटरेस्टिंग पैशन है वैसे, तो लोगों से बात करना बहुत इंटरेस्टिंग है। जी। तो ये थी दामिनी जी, नवी मुंबई से। इन्होंने बताया अपनी जर्नी के बारे में, इन्होंने बताया किस तरह इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, किस तरह 10 साल लगे, बट उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, कंसिस्टेंट रही, और आज ये दामिनी आर्ट के नाम से अपनी एक सक्सेसफुल कंपनी चला रही हैं, वर्कशॉप्स लेती हैं। अभी वर्कशॉप फिजिकली नहीं पॉसिबल हो पा रही है, तो ऑनलाइन वर्कशॉप्स ले रही हैं। दामिनी के फेसबुक पेज और जो उनके सोशल मीडिया के डिटेल्स हैं हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दे देंगे, ताकि अगर आपको दामिनी से कुछ सीखना हो तो आप नीचे जाके उसे एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे एक और आत्मनिर्भर व्यक्ति से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।